दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुनाता हूँ शहादत हसन मंटो की ठंडा गोश्त। दोस्तों, आप जानते हैं कि हम कहानी सुनाने से पहले एक बार छोटा सा परिचय आपको कहानी का देते हैं। तो शहादत हसन मंटो की यह कहानी ठंडा गोश्त भारत बंटवारे के वक्त की कहानी है। ठंडा गोश्त शहादत हसन मंटो की बेहद चर्चित, लोकप्रिय और प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक है। मंटो की यह कहानी पाकिस्तान की एक साहित्यिक पत्रिका के मार्च अंक 1950 में प्रकाशित हुई। ठंडा गोश्त कहानी के लिए मंटो पर अश्लीलता का आरोप लगा था और उन्हें एक मुकदमे में 3 महीने की जेल भी हुई। उनके अफसाने अदबी की दुनिया में, मतलब जो सभ्यता की दुनिया कहा जाता है कथित तौर पर, उनमें तहलका मचाते रहे। उन पर कई बार अश्लीलताओं के मुकदमे चले, 300 रुपये का जुर्माना भी हुआ, 3 महीने की जेल भी हुई। फिर उसी पाकिस्तान में उनके मरने के बाद उनको मुल्क का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज़ मिला। तो आइए, प्रस्तुत है शहादत हसन मंटो की कहानी ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह जूही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाजे की चटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज रहे चुके थे। शहर का मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरअसरार खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई। ईश्वर सिंह, जो गालिबान अपने परांगदा ख्यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी में गुजर गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर बाद अपना आसन पसंद न आया और वो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटकाकर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। ठोड़ी की साख्त से पता चलता कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह गोशर नेवाए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर उसकी कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसके हाथ जो कृपाण थामे हुए थे, थोड़े थोड़े लरजा गए थे, मगर उसके कद ओ कामत और खद ओ खाल से पता चलता है कि कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजू तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को बचाकर वो सिर्फ इस कदर कही, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह की दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग से उठकर उसके जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, ये भी कोई जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा जो अब ईश्वर सिंह के लबालब भरा था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ है तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उसकी निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कुलवंत, आवाज़ में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ पे आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसको दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाले निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी का दिमाग ही खराब है।
झटका देने से उसके केस खुल गए। कुलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर के घूर के देखा और दफतन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीनों को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु, बड़ी जानदार औरत है तू। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम, बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बुनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने आप वो अपने बाप का तुख्म न हो तो तुझसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें क्या हुआ? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे, मेरी भपियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ने ये तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाहे गुरु की, कुछ दाल में काला जरूर है। तेरे जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कुलवंत कौर का सुबह और ज़्यादा मजबूत हो गया। बालाई होठ भींच कर उसने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं हो जो आज से आज रोज पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला कर दिया था। कुलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेट कर उसने पूरी कुव्वत के साथ उसे भभोड़ना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, घट घट पा जफियाँ तेरे निकले हंडा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने मुज़ाहमत न की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था ईश्वर सैया? बुरे की माँ हो गया था, बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ, मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होठों में गाड़ दिए। मूंछों की बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे और उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सधई उतार दी और कुलवंत कौर को शहवत भरी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के बालाई होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंद फूट आई। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाई और कहा, चल दफन हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। न कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर का बालाई होठ और अपने दांतों तले दबा लिया और किचकिचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार के फेंक दिया और कहा, लो फिर हो गए जाए दुरुपचार। कुलवंत कौर का बालाई होठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह दोनों हाथ से कुलवंत कौर की कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उसी तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत, कसम वाहेगुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूछों में मुस्कुराया, होने दे आज जुल्म। और यह कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कुलवंत कौर का बालाई होठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भभोड़ा, उभरे हुए कुल्हों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी।
लेकिन ईश्वर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर ने उस जिसके बदन के सारे तन तार खुद ब खुद बज रहे थे, गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफ़ी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। ये सुनते ही ईश्वर के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाँफता हुआ वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के मुंतजिर मौलम आज़ा की सख्त नाउमीदी हुई तो वो झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़ कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तो इतने दिन रहकर आया है, जिसने तुझे निचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ कौन है वो चंडू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता। ईश्वर ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने भरे हुए कुल्हों पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूंगी, खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या उसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले, मैं सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ, तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले अब खा वाहे गुरु जी की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई, लपक कर कोने से कृपाण उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर की इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर बाद नकाहत भरी इल्तिजा से की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज़ में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़ उड़कर उसकी मूछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होठ खोले और कुलवंत के तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ। लहू ईश्वर सिंह के जुबान पर पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भीनी या 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ इसी कृपाण से। कुलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी। ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थी। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत चिल्लाई, मैं पूछती हूँ वो है कौन। ईश्वर सिंह के गले की आवाज़ रूंध गई, बताता हूँ। यह कहकर उसने अपने गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया कि तुम भी अजीब चीज हो। कुलवंत कौर उसके जवाब की मुंतजिर थी। ईश्वर मियाँ तो मतलब की बात कर। ईश्वर की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब की ही बात कर रहा हूँ, गला चीरा है मेरा, अब धीरे धीरे ही तो सारी बात बताऊंगा। और जब वो बात बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़ियाँ भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे तो जो हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें न बताई।
ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे मारा है। छोड़ उसे। सुन, एक लड़की भी थी सुंदर, उसको उठा मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं। ईश्वर सैया, कुलवंत कौर के तो हर रोज़ मज़े लेता है, ये मेवा भी चख देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, और मैं उसे कंधे पर डाल कर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटड़ी के पास थोहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कुलवंत कौर ने थूक निगल कर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिझोड़ा, फिर पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोली और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वो मरी हुई थी, वो लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त थी। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। दोस्तों, इतनी कहानी थी ठंडा गोश्त। शायद आपको समझ में आई होगी और थोड़ी कठिनाई भी हुई होगी, लेकिन अगर ना समझ में आए तो एक बार दोबारा सुनिएगा। शहादत हसन मंटो की यही खासियत रही है कि वह, आप जब कहानी पढ़ते हैं तो कुछ और लगता है, लेकिन मर्म कुछ और होता है। और इसीलिए दुनिया में उन्हें महान कहानीकार कहा गया। बहुत कम जिए, बमुश्किल 42 साल जिए, लेकिन उन 42 सालों में 20 सालों का जो साहित्यिक सफ़र शहादत हसन मंटो का रहा, उनमें से सबसे चर्चित कहानी यह हमने आपको सुनाई है। कहानी कैसी लगी और आप क्या सुनना चाहते हैं, यह हमें ज़रूर बताइएगा। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।